नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज बुलेटिन में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की फजीहत की। जी हां, पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती की गई है। दरअसल भारत के बाद एक और मुल्क ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक पर उसकी औकात दिखा दी है। यह है आज की सबसे बड़ी खबर। इस पर रहेगी हमारी निगाह, चर्चा भी करेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है और खबरों के मुताबिक ईरान के अत्यंत प्रशिक्षित रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन और जैश अल अदल के ठिकाने पर हमला कर दिया है। अपने 2 जवानों को छुड़ा लिया है। ईरान के ये दोनों जवान करीब 2.5 साल से आतंकियों के चंगुल में फंसे हुए थे। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान अपनी बेइज्जती से इनकार लगातार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कब तक इनकार करता रहेगा? फिर पिटी बाजवा की कायर फौज। बॉर्डर में घुसकर रूहानी की सेना ने पीटा। ईरानी सैनिक आए और बंधक छुड़ाकर ले गए। उनतीस सितंबर 2016, 26 फरवरी 2019, 3 फरवरी 2020। ये वो 3 तारीखें हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों और उनको पालने वाली फौज के लिए सबक की तरह हैं। पाकिस्तान की करतूतों पर भारत ने 2 बार करारा वार किया और अब ईरान ने पाकिस्तान की बंदूकों को चढ़ाते हुए एक नए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने का काम किया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने बुधवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में घुसकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ईरान ने जैश अल अदल नामक आतंकी संगठन से अपने 2 सैनिकों को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तानी सीमा के काफी अंदर घुसकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें कई पाक सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, जबकि गोली लगने से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के होश उड़ गए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक आजाद कराए गए ईरानी बॉर्डर गार्ड्स के जवानों को 2018 में अगवा किया गया था और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह ने पाकिस्तान में तब से बंधक बना रखा था। ताज्जुब की बात यह है कि 2018 से लेकर अब तक पाकिस्तान भी ईरान की कोई मदद नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि जैश उल अदल या जैश अल अदल एक जिहादी आतंकी संगठन है जो मुख्य तौर पर दक्षिणी पूर्वी ईरान में सक्रिय है। ये आतंकवादी संगठन ईरान में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर कई हमले कर चुका है। बलूचिस्तान में निर्दोष लोगों के नरसंहार के लिए इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी सेना से पूरा समर्थन मिलता है। पाकिस्तान और ईरान करीबी दोस्त हैं, लेकिन ईरानी सेना के इस एक्शन ने साफ कर दिया है कि आतंकिस्तान का दर्जा पा चुका पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, और अगर पाकिस्तान इसी तरह अपने अंदर आतंकियों को पालता पोसता रहा तो उसके पूरे मुल्क को फना होने से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान में घुस गया ईरान और ईरान ने घुसकर पाकिस्तान की नाक के नीचे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है और अपने 2 सैनिकों को बहुत ही आसानी के साथ छुड़ा ले गया। लेकिन कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान, कुछ नहीं कर पाई पाकिस्तान की फौज और ना वहां की इंटेलिजेंस। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान शर्मिंदा है, होना भी चाहिए। आतंकवादियों को पनाह देने का यह नतीजा है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। देखिए, रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल जेकेएस परिहार सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से मनीष कुमार आपको नजर आ रही है। मनीष, चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए पाकिस्तान को बहुत समझाया गया मनीष, और यह नतीजा भुगत रहा है पाकिस्तान। आतंकियों को पनाह देने का यह नतीजा है, यह फल मिला है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान सुधरता नहीं। मनीष।
बिल्कुल उपनेश, और जो भी देश आप उसके सीमावर्ती में है, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, चाहे हम ईरान की बात करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान सबके लिए जो है आंखों में किसी ना किसी तरीके से उन देशों को परेशान करता रहा। आपने देखिए भारत लगातार कई वर्षों से भारत में आतंकी जो है एलएसी के पार जो है एलओसी के पार जो है वो भेजने की कोशिश करता रहा है, और कहीं ना कहीं भारत में इस तरीके की जम्मू कश्मीर में किस तरीके से डिस्टर्ब करता रहा। अफगानिस्तान में उसकी ये कोशिश नजर आई है, अब ईरान में उसने उसके जो जैश अल बदल जो है उसके संगठन ने 2018 में ईरान के सैनिकों को एबडक्ट किया था, और अब जाकर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है भारत के राह कदम पर चलते हुए। और जाहिर तौर पर मंगलवार की यह घटना है विपनेश, और ईरान ने अपने सैनिकों को वहां से छुड़ा लिया है। लेकिन इस पूरे घटना के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से इस बात का इनकार कर रहा कि उसके यहां कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की हुई, लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भी पाकिस्तान जो है बेशर्मी की तरह से मना कर रहा था। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसका जो मुंह जो है काला हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी जो मंशाएं हैं वो उजागर हुई हैं कि किस तरीके से अपने देश में वो लगातार आतंकियों को पनाह देता रहा है। शायद अब पाकिस्तान को कुछ समझ में आ जाए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी नकार रहा है पाकिस्तान। लेकिन कब तक ये बड़ा सवाल है। मनीष, मैं आपके पास लौटूंगी, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानवीर सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए सर, बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की नाक के नीचे बलूचिस्तान में घुसकर ईरान ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान, वहां की सेना, वहां की फौज, वहां की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान खुद, खुफिया तंत्र सब फेल। देखिए, वहां का जो तंत्र है, खासतौर से बलूचिस्तान में जहां की ये हरकत है, जहां की ये कार्रवाई हुई है, जहां पे ईरान ने ये कार्रवाई करी है, सिस्तान प्रोविंस से लगता हुआ जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, उस इलाके के अंदर ये कार्रवाई हुई है। वहां पर पाकिस्तान की सेना वैसे भी कमजोर है और उनकी मंशा भी ईरान की तरफ उस तरीके की नहीं है। वहां पर उन्होंने आतंकवादी संगठनों को सक्रिय किया हुआ है, और जो उनकी सेना है वो अपने लोगों को मार रही है पख्तूनख्वा में, और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचती रहती है हमारे बॉर्डरों पर, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो पाकिस्तान का फोकस कहीं और है, और जो उसके जो आतंकवादी संगठन है जो बलूचिस्तान में सक्रिय है, जिसकी ये बात हो रही है, जैशे अदल, जो कि एक वहाबी सुन्नी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ये कार्रवाई थी कि जिसने ये ईरान के सैनिकों को बंधक बना रखा था। ये वही संगठन है जिसने क्वेटा के अंदर अभी रिसेंटली 11 शियास को मार दिया, और ये संगठन दाइश के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर भी आतंकवादी घटनाएं करता रहता है। जहां तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का सवाल है, जो आप पूछ रही थी कि कहां है वो इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस काबुल में सक्रिय है। 4-5 दिन पहले की बात है, 4 धमाके हुए काबुल के अंदर, और लगातार धमाके होते जा रहे हैं काबुल के अंदर। वहां पे इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अस्थिरता फैलाने में बिजी है, कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने में बिजी है, उसको अपने घर की चिंता नहीं है। और यही वजह है कि आतंकवादी संगठन दूसरे मुल्क के सैनिकों को बंधक बना देते हैं, और अपने जरूरत पड़ने पर ईरान के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया। आतंकवादियों को पनाह दी जाएगी तो फिर यही हश्र होगा, यही नतीजा आएगा सामने निकलकर। बिल्कुल बिल्कुल यही हश्र होगा, और ऐसा ही हश्र होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क को सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। और सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि जैश-ए अदल वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुलभूषण यादव का अपहरण करके और पाकिस्तानी आईएसआई को कुछ डॉलर्स के एवज में उनको सौंप दिया था। तो ये जैश-ए अदल एक बहुत ही खूंखार किस्म का एक आतंकवादी संगठन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ही नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगत भी रहा। देवनाथ सर, पाकिस्तान महज गीदड़ भभकी दे सकता है, कुछ कर नहीं सकता, ये तो साबित हो चुका है। पहले अमेरिका, फिर भारत, और अब आप देख रहे हैं ईरान। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, ये जी हाँ, पाकिस्तान एक दहशतगर्दी फैलाने वाला देश है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज, खास तौर से आईएसआई के लिए यह बहुत शर्म की बात है कि समय समय पर हिंदुस्तान से, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, और उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं
पाकिस्तान की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको पता ही नहीं लगता। जैसे कि मेरे साथी ने बताया जी कि ये जो लेटेस्ट गड़बड़ हुई है इसमें जैशुल अदल का हाथ है। यह ऑर्गेनाइजेशन ईरान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और खास तौर से पिशिन और मनखे एरिया में बहुत एक्टिव है। यह बेसिकली एक सुन्नी बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। 2019 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रॉस बॉर्डर करके ईरान के खास जाहेदान शहर में ईरान के 27 सैनिकों को मार डाला था। उसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स तथा ईरान की स्पाई एजेंसीज ने इनके जो लीडर थे जावेद देगान उसको पकड़ लिया और कुछ दिनों पहले उसको सूली पर चढ़ा दिया। यह गौरतलब बात है कि हिंदी में भी कहावत है कि अगर आप नीम बोओगे, करेला बोओगे तो उस पे आम या तरबूज नहीं उगेगा। बिल्कुल सर। पाकिस्तान ने इन सफलों को पाला हुआ है और अब वह समय आ गया है कि हिंदुस्तान, ईरान, अमेरिका जैसे जो हम देश हैं, हम सब मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट एक एंटी टेररिज्म नीति को जन्म दें। तो हम ईरान के सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि वो पाकिस्तान में घुसा, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और अपने 2 सैनिकों को बहुत आसानी से छुड़ा लाया। इसी पर बड़ी चर्चा लगातार जारी है। अब बिना देरी किए सर, परिहार सर आपके पास आ रही हूं। देखिए सीधा सा सवाल यहां पर यह उठता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पहले अमेरिका घर में घुसा, घुसकर मारा, फिर हम भारत घुसा, घुसकर मारा, और अब सर ईरान क्या इतना कमजोर हो गया है पाकिस्तान? देखिए ये सब पाकिस्तान की दोगली और बिल्कुल नीतियों का ही असर है। उन्होंने ये अमेरिका के साथ भी वो बात करते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईरान को भी ऐसे ही वो देते रहे। जैसे हमने 2018 में या अक्टूबर में किया था, ईरान ने इनको धमकी दी थी, पाकिस्तान को बोला था आप वापिस करिए, और तब पाकिस्तान सरकार ने कहा कि हम ज्वाइंट कमीशन बनाते हैं ईरान और पाकिस्तान आर्मी का, और 12 में से 5 उनके छूट गए, फिर बाद में 2 छूट गए, बाकी इन्होंने छोड़ दिए। वो उसके ऊपर ये दबा के बैठ गए। तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकत करता है और उसी का नतीजा है कि उसको यह भुगतना पड़ रहा है। रहा सवाल जैशुल अदल का, तो ये एक सुन्नी संगठन जो बहावी है और उनका पूरा जो है ईरान के खिलाफ वो जोर देते हैं, और ईरान कहता है कि इजराइल और पाकिस्तान और अमेरिका की मिली भगत है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और पाकिस्तान आतंकवाद को हर जगह वो उसको पोषित करता है, चाहे वो ईरान में, साउथ ईरान में कर रहा हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, और भारत तो इसको देख ही रहा है। पर अब समय आ गया है कि धीरे धीरे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान एक्सपोज होता जा रहा है और उसको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सर कितना एक्सपोज होगा और ये कब समझेगा, कब ये समझ पाएगा पाकिस्तान की आतंकवाद किसी का सगा नहीं है, आतंकवादी किसी के सगे नहीं है, पाकिस्तान को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको सर याद होगा कि स्कूल पर हमला किया गया था, आतंकी हमला, जिसमें कितने बच्चों मासूमों की जान चली गई थी। ऐसे कई हमले हुए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है, हर तरीके से कंगाल हो चुका है। देखिए वहां पे जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो साउथ ईस्ट एक्सट्रीम विंग्स के साथ में मिलकर काम करते हैं और पाकिस्तान की आर्मी और ISI को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर सारे उल्टे काम जितने भी हैं वो ISI और पाकिस्तान आर्मी जो इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप की फंडिंग के थ्रू ही करती है, तो इसलिए वहाँ ये खत्म होंगे नहीं। अब इस पे जो है वहाँ की सरकार तो कठपुतली सरकार होती है, वो बुरी तरह से दबी हुई है। इसको अगर कोई पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है और जो कर रहा है वो भारत सरकार ही कर रही है, और जितना भारत स्ट्रांग होगा और हम एक्शन लेंगे तभी पाकिस्तान इस समस्या में जो है वो दुनिया के सामने पूरी तरह एक्सपोज होगा। नहीं तो पाकिस्तान में ये खेल पिछले सालों साल चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा जब तक आर्मी, ISI और आतंकवादी और वहाँ के जो कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी ग्रुप है उनमें आपस में साठगांठ बनी हुई है। और लगातार सर हिंदुस्तान कोशिश भी कर रहा है कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। भले ही पाकिस्तान कितना भी झूठ बोलता रहे, भले ही इमरान खान हर बार नकारते रहे, लेकिन सच्चाई सामने लाना हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। हर मोर्चे पर एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान। में लौटूंगी मनीष आपके पास आते हुए। देखिए ये तो आप सब जान रहे हैं, ईरान ने साफ तौर पर दावा किया कि घर में घुसे, पाकिस्तान में घुसे, स्ट्राइक को अंजाम दिया। भले इमरान खान अब कितना भी नकारते रहें हर बार की तरह,
इस पर अपडेट क्या है मनीष? नहीं देखिए विपनेश, ये पहले भी आपको याद होगा कि जब 2019 में फरवरी में जब भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उस समय भी पाकिस्तान की सरकार ने लगातार इस बात का खंडन किया। हालांकि कई विदेशी मीडिया ने इस बात को लेकर वहां पे जाके इस बात की बिल्कुल तफ्तीश की थी और इस बात को सही बताया था कि भारत ने इस तरीके का एयर स्ट्राइक किया जिसमें 300 करीब आतंकी जो है वो मार गिराए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने। तो जाहिर तौर पर अभी भी यही हो रहा है कि ईरान द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है बलूचिस्तान में और अभी भी पाकिस्तान की वही नियत है। वो इस बात का खंडन कर रहा है क्योंकि वो अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में किस तरीके से वो आतंकियों का पनाह देश बना हुआ है। कहीं ना कहीं उसके क्योंकि 3 जो मैं पहले भी आपको बताया विपनेश की 3 जो बॉर्डरिंग नेशन है, हम भारत की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, हम ईरान की बात करें, लगातार अपने यहाँ आतंकियों को वो पनाह देता रहा और इन देशों में इन आतंकियों को जो है भेजता रहा है और वहाँ के मासूम जो है लोगों को वो मारता रहा है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट आप उसको कह सकते हैं कि इन देशों के लिए एक सिरदर्द साबित हुआ है। वो अपना मुंह छिपा रहा है, अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार देश है। आप सही कह रहे हैं मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। दानवीर सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपसे पूछने जा रही हूं। देखिए, ये ऑफिशियली घोषित है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन सर ईरान के पास है, ये अभी ऑफिशियल घोषित नहीं है। उसके बावजूद भी ईरान पाकिस्तान के घर में घुस जाता है। सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, न्यूक्लियर पावर होना ना होना इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर, मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर हथियार जो है पॉलिटिकल हथियार हैं, वो मिलिट्री हथियार नहीं है। और ईरान का जहां तक सवाल है वो बिल्कुल पाकिस्तान से नहीं डरेगा, क्योंकि ऑफिशियली ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन कहना कि ईरान के पास एक्चुअल में न्यूक्लियर बम नहीं है ये गलत होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिनके पास अघोषित तौर पर न्यूक्लियर हथियार हैं। और न्यूक्लियर हथियार उस तरीके का अगर ना भी हो तो उसको डर्टी बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये हर एक कोई भी मुल्क जिसके पास भी थोड़ी बहुत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो कभी भी असेंबल कर सकता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि आतंकवाद जिसको पनाह देता है पाकिस्तान, उसके खिलाफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहुत ही बेहतरीन सर्जिकल स्ट्राइक करी। एक मैसेज भी पाकिस्तान को जाता है कि अगर ईरान सर, इन गार्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपसे चाहूंगी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। बहुत सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है इन्होंने। जी, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हमारे हिंदुस्तान के अगर कंपेयर करें तो वो हमारे पैरा कमांडोज की तरह हैं, स्पेशल फोर्सेस है, हाईली ट्रेन्ड है। और कौद करके इलाका है जहां पर ये स्टेशन है और वहां से इन्होंने ये ऑपरेशन अंजाम दिया। बहुत ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी कि जैशे अदल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान के स्पाइस जो थे वो अंदर घुस गए थे और उन्होंने पूरी खुफिया जानकारी पल दर पल की प्रोवाइड करी और उसके बेसिस पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ये एक सनसनीखेज ऑपरेशन अंजाम दिया। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसके अंदर इन्होंने अपने 2 सैनिकों को रिहा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान की आर्मी को जाता है, पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर को जाता है कि उसको भेजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाता है। और जो पाकिस्तान के जो अंदर आतंकवादी संगठन है उनको भी मैसेज जाता है कि तुम पाकिस्तान के अंदर कहीं भी छुपे हो, तुम सेफ नहीं हो, तुम बच नहीं पाओगे। ये एक बहुत अहम मैसेज इस ऑपरेशन से जाता है। क्या इसके बाद पाकिस्तान सुधरेगा? क्या पाकिस्तान संभलेगा? ये भी बड़ी बात है। सब मैं लौटूंगी। देवनाथ सर, भारत कई मायनों में पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। भारत हमला करता है, समझ में आता है, लेकिन सर ईरान आपको समझ में आता है? सर, मुझे सिर्फ यह दिखाई दे रहा है कि कितने कमजोर हो गए हैं इमरान खान, कितना कमजोर हो गया है पाकिस्तान। ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही। पाकिस्तान एक बहुत ही निकम्मा पड़ोसी है। उसके लीडरशिप में और उसकी जो डिप्लोमेटिक कोर है उसमें मुझे दूरदर्शिता की बहुत कमी नजर आ रही। उनको सिर्फ कल या परसों क्या होना है उतना ही नजर आता है। पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, उन्हें
इस घटिया और छोटी सोच से हटकर आज से 5 साल या 10 साल के बाद क्या करना है वह सोचना चाहिए। पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके डिफेंस की तरफ खर्च हो जाता है। समय आ गया है कि पाकिस्तान के लोग, वहां की जो लीडरशिप है, वह पाकिस्तान के अपनी जो थोड़ी सी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसको ईरान या इंडिया की तरफ डिफेंस पे ना खर्च करके वो अपने हेल्थ सर्विसेज की तरफ देखें, अपने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करें, बिल्कुल, अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। क्या खास बात है? खास बात यह है कि ना सिर्फ भारत, पूरा विश्व में भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान है कि समझता ही नहीं है। वह कब समझेगा किसी भी सर? तरह से अपने इतनी फजीयत इंटरेस्ट तो ग्रुप्स पाकिस्तान की हो रही है हर तरीके से। कब संभलेगा, कब सुधरेगा पाकिस्तान? इतनी फजीयत हो चुकी है उसके बावजूद भी। जी हाँ, पाकिस्तान सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा आशावान हूं कि अब अमेरिका में जो बिडेन की जो नई गवर्नमेंट आई है, इनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा अच्छा होगा और वह पाकिस्तान में सर मैं ये कह सकती हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हैं, मात्र सिर्फ वो बातें करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। क्या पाकिस्तान को एक कमजोर प्रधानमंत्री मिला हुआ है? इमरान खान की सरकार टोटली फेल हो गई है। वह आज पाकिस्तान में अगर कायम है तो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी और ISI की वजह से वहां पर है। अगर आज चीन इमरान खान को डायरेक्ट सपोर्ट देना बंद कर दे, अगर आज चीन CPEC में जो इतने बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है वो बंद कर दे, तो इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएगी। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा विप्लव होने वाला है। बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो दिन दुगनी चार दुगनी बढ़ रही है। इमरान खान की सरकार के पास इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है। इमरान खान की सरकार, पाकिस्तान की ISI और उनकी मिलिट्री सोच रही है कि बंदूक के नोक पर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दबा देगी। ऐसा वह नहीं कर पाती। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी परिहार सर आपके पास आते हुए। सर, क्या आप भी ये इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, पाकिस्तान की इस स्थिति को समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान अब हर तरीके से कमजोर हो चुका है? चाहे हम आर्थिक मोर्चे की बात करें या फिर सैन्य स्तर पर बात करें, हर तरीके से पाकिस्तान कमजोर है। यही वजह है कि हर जगह वो मदद मांगते हुए डोल रहा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। कहीं आप देख रहे हैं, कहीं पर जिस तरीके से इमरान खान की तरफ से बातें रखी जाती हैं अपनी कंट्री को लेकर, लेकिन वो बातें किसी को समझ नहीं आती। चाहे हम एशियन बैंक का हवाला दें या फिर अन्य स्तर की बात करें, हर जगह पर वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मदद मांग रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है सर? दूसरी तरफ कोई भी देश घुसता है और वहां पर हमला करके चला जाता है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी हालात के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। कश्मीरियों के साथ में एक ये मैसेज देता है कि हम आपके इलाके में आतंकवाद भेजते रहेंगे, हम आतंकवादी भेजते रहेंगे। तो उनका फोकस बिल्कुल कहीं और है और कश्मीर का जो प्रेम है वो उसको ले डूबेगा। कश्मीर के प्रेम में उसने आतंकवादी संगठनों की झड़ी लगा दी है और ये अब आतंकवादी संगठन जो है उसके काबू में नहीं है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि ये आतंकवादी संगठन खुद के नागरिकों को मार लेते हैं, जैसा हमने क्वेटा में देखा। तो ये इशू है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपनी बर्बादी खुद रच रहा है, पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर चला हुआ है। जब तक ये सुधरेगा नहीं, अपने आप में अंदर झांकेगा नहीं, तब तक हमें ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, मेरे ख्याल से ये हम सब की गलतफहमी है। लेकिन हम लोगों को एकदम अलर्ट रहना चाहिए। और आज यहाँ पर दानवीर सर कुछ कहना चाहते हैं। दानवीर सर कहिए, क्या पाकिस्तान घिर रहा है? क्या चालों को समझ नहीं पा रहा है पाकिस्तान?
हाँ देखिए, सॉरी, आप किसी और से सवाल पूछ रहे थे, मेरे को लगा कि आप मेरे से पूछ रही थी, मैं जवाब दे रहा था, माफी चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है, एक तरफ तो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहा है 5 फरवरी को, और लेकिन उसके जरिए वो ये बताना चाहता है कि वो एक आतंकवाद को समर्थन करता है कश्मीर के अंदर, और इसी आतंकवाद के चलते कश्मीर के अंदर कितने सारे इनोसेंट कश्मीरियों को पाकिस्तानी दरिंदों ने मार दिया है, और ये लोग भी समझने लग गए हैं कश्मीर में। और यही कश्मीर का जो प्रेम है, बहुत महत्वपूर्ण बात यही परिहार सर भी कह रहे हैं। सर, यही जो आप बात कर रहे हैं वही परिहार सर भी कह रहे हैं। परिहार सर, ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान बाहर ध्यान दे रहा है, लेकिन घर में कितना कमजोर हो गया, इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक ही चीज का विकास हुआ है, वो है आतंकवाद की फैक्ट्री का। उन्होंने खुद की चलाई फैक्ट्री से, अब वो उनको परेशानी हो रही है। और पाकिस्तान अगर अभी बचा हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि शिपिंग का पूरा साथ उनके साथ है, और वो भी सीपीसी के बदले में वो पाकिस्तान से पीओके और बलूचिस्तान लेने के फिराक में है। तो पाकिस्तान तो धीरे धीरे जो है वो चीन का उपनिवेश में बनता जा रहा है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में भारत एक उभरती महाशक्ति है, और मैं तो पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है कि मोदी जी को अब इंदिरा गांधी बन जाना चाहिए, और बलूचिस्तान को हमें रिकॉग्नाइज करके उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इलाज है। और दूसरा ये है कि हमें पीओके पे भी अपनी एक्शन बढ़ानी। भारत सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। सर, इस बात का आप जिक्र कई बार कर चुके हैं, वक्त की कमी है सर, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ईरान पाकिस्तान में घुस गया, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आत्मचिंतन करेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।